हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पिछले दो वीडियो से डिस्कशन कर रहे हैं मोशन पर, और उसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो पहली चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो थी व्हाट इज मोशन और इसके एग्जांपल्स की, और ये बताया था कि मोशन जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। फिर हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद हम आए थे स्पीड और वेलोसिटी पर। फिर उसके बाद हमने बात करी थी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सीलरेशन। फिर हमने उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे भी किया था। और फाइनली एट द एंड हमने ये देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली चीज़ हमने देखी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम कह लीजिए आप। दूसरा हमने देखा था वेलोसिटी के टाइम के साथ रिलेशन ग्राफ में। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा था वो था एक्सीलरेशन का वेरिएशन टाइम के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अब इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमको रिलेशन बताता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। जैसे आपको वेलोसिटी दिया है और दूसरा कोई क्वांटिटी दी है आपको, लेट से डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी अगर आपको पता है और टाइम पता है आपको, तो आप डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैसे निकालेंगे? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। और कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सिलेबस में है? बेसिकली मेन जो तीन इक्वेशन ही हैं वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे सिलेबस में इक्वेशन हैं वो हैं कौन कौन सी। ठीक है। तो बेसिकली ये तीन ही इक्वेशन है मोशन की। तो जो पहली इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। v यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, u है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो है एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन, और t जो है वो टाइम elapsed, मीन्स उस जर्नी के दौरान में कितना टाइम लगा। ठीक है। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड। और अगर आपको कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं दी है, पाथ वगैरह नहीं बताया, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। मेनली हमने आपको बताया था कि अगर आपको पाथ के बारे में नहीं बताया गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में आप सेम ही मान के चलिएगा। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ए है एक्सीलरेशन, टी तो टाइम है ही। ठीक है। तीसरी इक्वेशन जो है उसको भी बता देता हूँ आपको। तीसरी इक्वेशन जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी क्या है यहाँ पे? बी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और एस है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट भी, ए एक्सीलरेशन हमारा है ही। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये आपको याद कर लेनी है। इनका प्रूफ अभी हम देखने वाले हैं, पर अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखी है, कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। इसमें जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। उसका मतलब है कि वेलोसिटी में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ में देखिए, ये जो ग्राफ है ए से बी, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो आप देखिए इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो आप देखिए इधर b है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है। और टाइम जो लगा है ए से बी में, तो आप एक्स एक्सिस पे देखिए आके उसका कितना लगा है? टी लगा है। ये कितना है? टी टाइम। ठीक है। ये इतना सा ग्राफ है। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर है। अब इसी ग्राफ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं। तो आ जाइए, ये मैंने सेम ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है b। ठीक। अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वो लोग हम ड्राइव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन जो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज
इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। तो आप देखिए एक्सीलरेशन की इक्वेशन इस ग्राफ से देख के लिखिएगा। पहला है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल हो गई v, चेंज कितना हुआ v माइनस यू, और अपॉन क्या होता है टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप t का मल्टीप्लिकेशन a में करिए तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल टू v माइनस यू। v को आप राइट हैंड में ले आइए तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब b को अलग कर दीजिए, माइनस b हो जाएगा, फिर माइनस को हटा देंगे, फाइनली आपको मिलेगा b प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन का प्रूफ है। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, आपको एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिख देनी है और अ, आपका जो इक्वेशन है पहला वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहले इक्वेशन की बात हो गई। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहीं समझा देता हूँ, वरना ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। दूसरा जो हम लोग दूसरी इक्वेशन है वो ड्राइव करेंगे इसके एरिया से। और ध्यान करिएगा, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको बताता है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर। तो आप देखिए हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा है, ये ग्राफ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट ए। पहली इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है वो एक्सीलरेशन से ड्राइव की है, याद रखिएगा ये चीज़, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एक्सीलरेशन से ड्राइव की है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हम लोग ड्राइव करेंगे डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आपको। देखिए आप, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया एक्स एक्सिस के साथ में क्या आपको देता है, आपको देता है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो आप देखिए इस एरिया को देखिए, जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ये पूरा एरिया देखिए आप, क्योंकि यही एरिया हमको क्या देने वाला है, डिस्टेंस कवर्ड। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्टेंस कवर करी या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, चलिए ये एरिया क्या है, ये एरिया है डिस्टेंस, हम इसको एस इक्वल टू लिख लेते हैं एरिया। ठीक, एरिया लिख लेते हैं। अब हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया आप देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये कहेंगे नंबर वन पार्ट, ये कहेंगे टू। पहला वाला पार्ट है ट्राइंगल, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है रेक्टेंगल। दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये एरिया निकल के आया है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ये चीज़ आपको दिख रही है। देखिए इस कर्व के नीचे का एरिया विद एक्स एक्सिस आपको क्या देगा, डिस्टेंस कवर। और इस एरिया, क्योंकि इसका एरिया हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हम दोनों का सम निकालेंगे, हमको एरिया निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए एस इक्वल टू क्या है, ए आर स्टैंड फॉर एरिया, तो एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट। एरिया ऑफ सेकंड आपका कितना है, ये है रेक्टेंगल, इसकी देखिए इसकी जो ये वाली डायमेंशन है एक्स एक्सिस के साथ में, ये है टी, क्योंकि ये तो टाइम के बराबर है ना, इतना ही तो टाइम लगा है। और ये देखिए बाई एक्सिस पे इसकी जो डायमेंशन दूसरी भुजा है वो कितनी बराबर है, वो है यू के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यू है, और ये क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ सेकंड कितना हो गया, यू क्रॉस टी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, आप किसी को लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको दोनों डायमेंशन पता है, एक यू है एक है टी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा शेप है वो है ट्राइंगल, अब वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए आप, ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो आप अगर इसको बेस मानेंगे तो इस बेस की जो डिस्टेंस है वो टी है। ठीक, और सिमिलरली अगर आप इसको हाइट मानेंगे तो इसकी जो हाइट है वो ये, आप इसको डी कह दीजिए, बी डी, और यहाँ पे आप कह दीजिए ए डी। ठीक है, तो हाफ इंटू ये हो गया ए डी क्रॉस बी डी। ठीक, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ एडी की। एडी की लंबाई देखिए आप, एडी की लंबाई है टी, और बीडी की लंबाई क्या है, तो आप ये देखिए यहाँ से ये मान लीजिए कुछ सी पॉइंट, तो सी से बी की लंबाई है पूरा वी, और सी से डी की लंबाई है यू। ये आप देखिए बाई एक्सिस पे गौर करिएगा, क्योंकि वेलोसिटी बता रहा है। सी से वी यहाँ पे देखिए क्या है, ये है वी, और सी से डी क्या है, यू, तो बी डी की लंबाई होगी वी माइनस यू। ठीक है, ठीक। और एक चीज़ और देखिएगा कि आप एक्सीलरेशन हमने क्या निकाला था, एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी।
अगर हमने इसमें टी की वैल्यू निकालें तो वो होगी v माइनस यू बाई ए। ये पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन हमने यहीं से डिराइव करी थी ना, वो थी ए टी इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वल टू वी। तो हम इससे t को अलग कर रहे हैं, तो t क्या आया, v माइनस यू बाई ए। अब t को यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सब वो कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ, सॉरी t को नहीं, आप v माइनस यू को रिप्लेस कीजिए, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, b माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। अब आप b माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे ए टी रख दीजिए, t इंटू ए टी, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ, ए अलग हो गया, टी का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एस के बराबर। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यहाँ से डिराइव हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये कहाँ से आया, ये हमने निकाला एरिया अंडर द कर्व, और हमारा जो कर्व है क्या है, वो है ए बी, एक्स एक्सिस के साथ में उसका एरिया निकाला हमने, दो पार्ट्स में एरिया को डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल बना एक ट्राइंगल बना, और दोनों का एरिया हमने ऐड कर दिया। फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। तो ये क्लियर है, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर, नेक्स्ट इक्वेशन पे बढ़ते हैं, और उसके लिए भी हमको ग्राफ चाहिए होगा, तो कृपया एक सेकंड का समय दें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में ही बना लेते हैं, नेक्स्ट ये, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप शेप ले लेता हूँ मैं, ये हो गए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए, सॉरी ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और वो हो गई वाई एक्सिस। इस पे हमारा ये था ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे मिलाया, इधर से मिलाया, तो ये टाइम लगा t, ये हमारा पॉइंट था a, ये है v, ये इनिशियल वेलोसिटी है ये u, ये है यहाँ पे b, ये पॉइंट d, इसको कह दीजिए c, ये ओरिजिन o, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो पहली इक्वेशन डिराइव की वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपको सारी इक्वेशन साथ में बताता जा रहा हूँ जिससे आप उनको भूले ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम तीसरी इक्वेशन डिराइव करेंगे, और तीसरी इक्वेशन भी डिराइव करेंगे डिस्टेंस से ही। तो देखिए हमने डिस्टेंस को क्या लिखा था, s इक्वल टू एरिया, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में हम लोगों ने जो इक्वेशन डिराइव की थी वो एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, ये था पहला पार्ट, ये था सेकेंड पार्ट, ये हमारा पूरा एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को दो पार्ट्स में ना डिवाइड करके डायरेक्ट एरिया निकालेंगे किसका। देखिए आपको जो फिगर दिख रहा है ए बी सी ओ ए, देखिए मैं लिख रहा हूँ ए बी सी ओ ए बी सी ओ ए, दिस इज ए ट्रपेजियम। अब आई होप आपको ट्रपेजियम पता होगा कि ट्रपेजियम क्या होता है, कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी कोई दो साइड्स पैरेलल हों, ठीक है। तो आप इसमें देखिए दो साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दो साइड्स के बारे में नहीं पता। तो ट्रपेजियम का एरिया से हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ट्रपेजियम का एरिया अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सॉरी, area of trapezium, this is equal to half into sum of parallel sides multiply by distance between parallel sides। आई होप आपको ये एरिया पहले से ही पता है, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो एरिया लिखने की कोशिश करते हैं ट्रपेजियम का। तो देखिए ट्रपेजियम का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इस केस में क्या है, देखो एक AO है और दूसरी क्या है BC, तो AO प्लस BC, ठीक, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसको आप चाहे AD कह दीजिए चाहे OC कह दीजिए, दोनों इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा AO प्लस BC इंटू OC, ठीक, हाफ
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, देखिए अब यहाँ से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप ए ओ देखिए, ए ओ क्या है, ए ओ है जो वो बता रहा है आप बाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। देखिए आप यू जो है वो ए ओ की लंबाई यू के बराबर है, दिख रही है ना। ऐसे ही आपको बी सी की लंबाई देखेंगे तो ये वी के बराबर, देखिए बाई एक्सिस पे आइए, इसका इंटरसेप्ट लीजिए आके, ये क्या है वी, वी के बराबर हो गया। ठीक, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन देखिए इनके बीच में, ये किसके बराबर है, ये टी के बराबर है। ठीक, लिख देते हैं हम लोग, ए ओ क्या था यू, वी सी क्या है वी, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टी। ठीक, आप पहली इक्वेशन को देखिए एक बार फिर से, सॉरी, दिस इज द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप टाइम को अलग करिए, टाइम को अलग करेंगे तो v हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। कैसे आया, u को इधर ले गए, a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। आप t की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे ही करेंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये s के बराबर चल रहा है सब, ये ध्यान रखिए, इंटू यू प्लस वी इंटू टी इज v माइनस यू बाई ए। ठीक, इसको आप लिखिए हाफ इंटू यू प्लस वी को आप लिख दीजिए वी प्लस यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी माइनस यू अपॉन ए। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, 1/2 ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू यू स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ दिस साइड में। तो आप देखिए 2a को आप s के साथ में कंबाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इधर आ गए। ठीक, अब यू स्क्वायर को राइट में ले आइए, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ आई होंगी। पहली इक्वेशन जो हमने बात की थी वो थी एक्सीलरेशन से निकाली थी, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से। दूसरी निकाली है वो एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व। वेलोसिटी कर्व के अंडर का एरिया जो है वो हमको डिस्टेंस देता है, और उसी डिस्टेंस को हमने उसी एरिया को हमने दो तरीके से निकाला। पहले उसको दो पार्ट्स में ड्राइव किया, दो पार्ट्स में ब्रेक किया, फिर उसके बाद उसको ऐड किया तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तीसरे में हमने उसको ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकाला तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आई होप ये तीनों इक्वेशन आपको क्लियर हैं, और अगर ये इक्वेशन आपको क्लियर हैं तो यही हमारी थी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं की हेल्प से हम बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बड़ा इजीली, क्योंकि हमको आपस में रिलेशन पता हो गया। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ इसी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। ठीक है, तो एग्जांपल 8.5 है, इस पे आ जाइएगा सब लोग। ये कह रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका मतलब ही है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि शुरुआत की वेलोसिटी जीरो रही होगी, और वेलोसिटी फाइनल कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। करते चलते हैं तुरंत, इसको मीटर पर सेकंड में भी तुरंत चेंज कर देते हैं। तो ये 4 बार गया तो 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। टाइम टाइम देखिए कितना है, 5 मिनट के अंदर उतनी वेलोसिटी गेन करिए, तो आप इसको 300 सेकंड्स कह सकते हैं। ठीक, एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, उसका मतलब है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। हमने उसी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी देखा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जहाँ पे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ना हो। ठीक, तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या है, पहला तो एक्सीलरेशन ही फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है, देखिए आपको क्या दिया है, आपको v दिया है, u दिया है, t दिया है। पहली इक्वेशन याद करिएगा, पहली इक्वेशन होती जो थी वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v पता है आपको, u पता है, t भी पता है, एक्सीलरेशन तुरंत निकाल लेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v कितना है, b है 20, u है 0, t है 300 सेकेंड। जो सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। उसने वेलोसिटी अटेन करने में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो आपके पास दो इक्वेशन है डिस्टेंस से रिलेटेड, एक है एस इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू आपको पता है जीरो है, जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। ए की वैल्यू आपने निकाल के रखी है फर्स्ट प्रॉब्लम में, टी आपको पता ही है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका जो है डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगी। तीसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तीसरी इक्वेशन है ये, एस आपको निकालना है ना, वी आपको पता है, यू पता है, ए पता है, सब्स्टिट्यूट करिए, एस को अलग कर दीजिए, आपको डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए अनसॉल्व्ड देखते हैं, अनसॉल्व्ड देख लेते हैं, चलिए ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन आ जाइएगा। This question is saying a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये अर्थ है, यहाँ से एक स्टोन को फेंका जाता है, ये स्टोन है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको फेंकता है ऊपर की ओर, ये स्टोन जाता है, ठीक है। वेलोसिटी शुरुआत में कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, आप ये मान के चलिए वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि एक्सीलरेशन है नेगेटिव, तो वो वेलोसिटी को कम ही करने वाला है, ठीक है। वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होती जाएगी। फिर वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, तो यहाँ पे जो जब तक ऊपर पहुँचेगी उसके बाद वापस आना शुरू कर देगा स्टोन, तो उस बीच में वहाँ तक कितनी हाइट करी, मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुँचा है वो स्टोन, ये आपको बतानी है एच, ठीक। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू, और कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप ये देखिएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगी तो फिर आगे वो और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही जीरो होगी वहीं पे उस केस में उसकी मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगी। मतलब हमको ये बात पे ध्यान देना है कि जैसे ही मैक्सिमम हाइट अटेन होगी वेलोसिटी उस केस में जीरो हो जाएगी, मतलब वही हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक। यू पता है, हमें बी पता है, ए पता हो गया, ए क्या है -10 है क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक। तो पहली इक्वेशन आप लगाएंगे, दैट इज ए टी प्लस यू इक्वल टू वी ना, ये मैंने इधर उधर टर्म कर दिए हैं, उस आप देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वही है। आपको क्या बताना है, टाइम, टाइम इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। v आपका हो गया, v हो गया 0, u है 5, ए है -10, तो आपका आया 5/10 मतलब 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, आपने टाइम निकाल लिया। आपके पास दो इक्वेशन और हैं, दो इक्वेशन जब आपके पास हैं तो बस वो यूज कर लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और एस इस केस में क्या है हमारी हाइट अटेंड, वही मैक्सिमम है। यू है 5, टी हमने निकाल के रखा है 0.5 प्लस हाफ, ए है -10 इंटू टी हमारा कितना है, टी हमारा है 1/2 ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका एच आ जाएगा। दूसरे केस से भी निकाल सकते हैं, दैट इज एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपको पता करना होगा कि कौन से केस में कौन सी इक्वेशन सुटेबल है, वो आपको क्वांटिटीज जो दी रही होंगी उससे पता चल जाएगा। v इस केस में 0 है, माइनस यू आपको पता है, यू 5 है, अपॉन 2 ए पता है, आप यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है, ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर कहीं फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। इससे यहाँ पे हमने ये टॉपिक ख़त्म किया, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप और कोशिश करिए इनको लगाने की। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको तुरंत सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जितना है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आप 11th में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो अभी जितना बेसिक है वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये रियल लाइफ में आपके एक दो एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी जब हम लोगों ने, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी जो है वो कैसी है, कांस्टेंट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा,
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में होती हैं दो चीज़ें, पहली मैग्नीट्यूड, सेकंड मीन्स डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। ये बात करिए। तो अब ये दूसरा टर्म है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि जो आपके सिलेबस में दिया है मैं वही एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आपसे कोई कहता है कि आप यहाँ से मूव करिए कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब आपका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं। तो आप जैसे क्या है, आप यहाँ से गए, उसी स्पीड से ट्रेवल करते रहे, ठीक। इस केस में आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप ए से बी गए, तब तक वो आप तक कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, पर जैसे ही बी में आप मुड़ेंगे, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देखिए 90 डिग्री का चेंज हुआ है। ऐसे ही सी देखिए, बी से सी जाएंगे तब तक कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं है, सी में डायरेक्शन का चेंज है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक। ऐसे ही देखिए, आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, लेट्स से ये सर्कल है, आप मूव कर रहे हैं, एक किसी पॉइंट से मूव करना शुरू किए। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए इस केस में डायरेक्शन ये, आप जब यहाँ है आपकी डायरेक्शन ये, यहाँ है डायरेक्शन ये, मतलब डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। पर इस केस में देखिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर हम आप सर्कल में मोशन कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब विद कांस्टेंट स्पीड आप मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन तो आपकी चेंज होनी ही है, ये तय है, पर आप सर्कल में मोशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक। इस केस में आप अगर स्पीड लिखना चाहें, क्या होगी, v। तो लेट से ये आपकी r है, तो आपने डिस्टेंस कवर करी है 2πr, और पूरा टाइम लिया है t, पूरा एक चक्कर लगाने में। तो स्पीड आपकी आ गई b इक्वल टू 2πr/t, ये स्पीड हो गई। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर के मोशन के बारे में। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप, लेट से ये कोई व्यक्ति है, इसने हाथ में एक रस्सी पे एक पत्थर बांधा हुआ है और ये उसको घुमा रहा है चारों तरफ। तो आप देख लेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, पर जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, जिस पॉइंट से छूटेगा वो एक ही डायरेक्शन में भागता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आपने उसको छोड़ा, उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी उसी पॉइंट में चला जाएगा, क्योंकि कोई जो चीज़ थी उसको सर्कल में मोशन करा रही थी, वो थी हमारी रस्सी। रस्सी में होता है टेंशन, एक फोर्स है ये। जैसे ही टेंशन रिलीज हुआ, टेंशन खत्म, तो जिस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी पॉइंट एक मैं बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन आता है, और यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। पर इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो एक एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना होकर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और वो सेंटर की ओर लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसी एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक। जैसे ही स्ट्रिंग को हमने छोड़ा, एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ख़त्म, टेंशन ख़त्म, तो उसी की वजह से वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर गया। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। क्योंकि बेसिक ही है तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये इसी के साथ मोशन चैप्टर आपका फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनके लॉजिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।